हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के हिस्ट्री की बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज हम लोग करने जा रहे हैं वीडियो पार्ट 7 करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को देख रहे थे, इसके पहले आप वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। हम लोग चलते हैं आगे। फिर भी मजदूरों का असंतोष तब दिखाई पड़ा जब 1882 से 1890 के बीच मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी ने 25 हड़तालों दर्ज की गई। 1885-82 से देखा गया 1890 के बीच में मजदूर के द्वारा कितने हड़ताल करवाए गए? 25 हड़ताल दर्ज हुआ। ये मजदूर असंगठित थे जो गांव से आए थे और कुछ समय तक उद्योग में लगकर अपनी स्थिति में सुधार लाना चाहते थे। जितने भी जो थे मजदूर जो थे, कहाँ से आए थे? गांव से आए थे। चाह रहे थे कि गांव से आने के बाद हम क्या करें, अपनी स्थितियों में सुधार ला सकें। सुधार नहीं आने की स्थिति में एक कारखाना छोड़कर वापस लौट जाते थे, और जब सुधार नहीं आता था तो कारखाना को छोड़कर वापस फिर गांव ही क्या हो जाते थे, लौट जाते थे। इस तरीक़े से किसान थे। अगर आप इस वीडियो दें तो नीचे में कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। फैक्ट्री एक्ट क्या पारित हुआ? ये कितने पैसों के आयु के बच्चे को क्या किया जाए, घंटा में प्रति घंटा काम करने के लिए तय किया गया महिलाओं को? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताइए। धीरे धीरे ये असंगठित मजदूर राष्ट्रीय स्तर पर अपना संगठन बनाना शुरू कर दिए। और धीरे धीरे जो गांव के मजदूर आए थे, जो ये 8 साल के बीच में ये 25 बार हड़ताल कर चुके थे, ये धीरे धीरे चाहते थे कि सुधार आवे, और सुधार नहीं आता था तो घर वापस लौट जाते थे। इन्होंने धीरे धीरे, ये संगठित लोग थे, इन लोगों ने धीरे धीरे क्या किया, राष्ट्रीय संगठन बनाना शुरू कर दिया। 31 अक्टूबर 1920 को 31 अक्टूबर 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कौन सा कांग्रेस? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको कहते हैं AITUC, की स्थापना की गई और लाला लाजपत राय उसके प्रधान बनाए गए। और सही 1920 में क्या हुआ? अक्टूबर 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। तो ध्यान देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, क्वेश्चन पूछेगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 31 अक्टूबर 1920 को किया गया। इसके प्रधान कौन थे? प्रधान किनको बनाया गया? लाला लाजपत राय। कौन राय? लाला लाजपत राय। सन 1920 में ही, सन 1920 में ही अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ, कौन संघ? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ ILO के गठन से श्रमिकों की समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय भूमिका मिल गई। क्या हुआ? जैसे ही इसको अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को क्या हुआ? 1920 में इसको श्रमिक समस्या को अंतर्राष्ट्रीय भूमिका मिल गई, इसको सहमत मिल गया। जो ये क्या थे, जो असंगठित लोग थे, जो गांव के मजदूर आकर क्या किए थे, अपना यहाँ पर संगठन बनाए थे, इन लोगों को ऐसा मिल गया। सन 1926 में मजदूर संघ अधिनियम, सन 1926 में मजदूर संघ अधिनियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेड यूनियन एक्ट। कौन एक्ट? ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा जिसके द्वारा पंजीकृत मजदूर, कौन मजदूर? पंजीकृत मजदूर संघों को मान्यता प्रदान की गई। कौन प्रदान की गई? मान्यता प्रदान की। सन 1929 के घोर मंदी में हड़तालों द्वारा न तो मजदूरी को ही गिरने से रोका जा सका और न ही श्रमिक को छटनी से रोका जा सका। और जब क्या हुआ, विश्व व्यापार मंदी आया, इस मंदी में क्या हुआ? 1926 में जब मजदूर संघ अधिनियम आया, इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण मजदूरी संघ को मान्यता प्रदान हुई। जैसे ही मान्यता प्रदान हुआ 1929 में घोर मंदी आ गया। कब घोर मंदी आया? 1929 में। जब 26 में तो पारित हो गया, लेकिन घोर मंदी आने के कारण ये लोग कुछ ना कर सके, मजदूरी गिरने लगा, यानी कि और इसके पैसे कीमत जो थी, मजदूरी एक दिन का जो मजदूरी मिलता था वो और धीरे धीरे कम होते चला गया, क्योंकि मंदी इतना आ गया था कि लोग कम पैसे पर भी काम करने के लिए क्या हो गए थे, व्याकुल हो गए थे। इस काल में मजदूर संघों में फूट पड़ी गई। इसी समय भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जोर पर था। कौन आंदोलन? राष्ट्रीय आंदोलन भारत में कौन सी पर था? जोर पर था।
साम्यवाद की लहर रूस से भारत की तरफ आ गई थी। और साम्यवाद की लहर जो थी रूस से कहाँ की ओर आ गई थी, भारत की ओर हो गई थी। और राष्ट्रीय आंदोलन, कौन आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भी सक्रिय भूमिका की शुरुआत होती गई थी। मजदूर वर्ग के लोग उनके साथ राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए क्योंकि साम्यवादी मजदूर वर्ग की स्वतंत्र राजनीतिक भूमिका पर बल देते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, मजदूरी वर्ग के लोग ने इसके साथ राष्ट्रीय आंदोलन के जुड़ गए। राष्ट्रीय आंदोलन के जुड़ने के साथ साथ साम्यवादी मजदूरी वर्ग की स्वतंत्रता राजनीतिक भूमिका पर बल दिया गया। और राजनीतिक भूमिका पर बल दिया गया तो इन्होंने क्या किया, जो आगे हम लोग क्या करते हैं देखते हैं या समझने का प्रयास करते हैं। क्या द्वितीय विश्व युद्ध, कौन विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जिसको कहता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ जो देखते हैं। क्या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बम्बई, कानपुर, कलकत्ता, डिगबोई, झरिया, जमशेदपुर और धनबाद में मजदूरों ने महंगाई भत्ते को लेकर हड़ताल किया। कौन भत्ते, महंगाई भत्ते को लेकर हड़ताल किया। कब हड़ताल किया महंगाई भत्ते को लेकर, बम्बई, कानपुर, कलकत्ता, डिगबोई, झरिया, जमशेदपुर और अलग अलग जगह पर क्या किया, मजदूरी भत्ते को लेकर हड़ताल किया। सन 1942 में, कैसा 42, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, छोड़ो नहीं भारत छोड़ो आंदोलन, कब हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में। इस मजदूरों ने अपनी मिल मालिकों को खिलाफ आंदोलन करते हुए औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। पहले ही से मिल मालिकों के खिलाफ तो मजदूरों का क्या था, गुस्सा था, क्योंकि उनको कम पैसा मिल रहा था, संतुष्ट नहीं थे उनके कामों से। इसके कारण क्या हुआ था, और उसी समय क्या हुआ था जब असंतुष्ट अब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और मान दिया गया और असंतोष का सामंजस्य बढ़ गया। और जिसके कारण 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन आया तो इन लोगों मजदूरों ने मिलकर विरोध पर भरपूर या कह सकते हैं पूर्ण रूप से विरोध किया। किसका विरोध किया, विदेशी कंपनियों के मालिकों पर विरोध किया कि भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। करा इसमें राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। यही कारण हुआ कि इसमें राष्ट्रीय आंदोलन को क्या मिला, बल मिला। इन लोग तो अपने मांग के लिए थे और राष्ट्रीय आंदोलन और जो भारत छोड़ो आंदोलन था जो गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा था, गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें और सारे लोग क्या हो रहे थे, जिससे इन भीड़ उमड़ पड़ा। और भीड़ उमड़ने के कारण ही कह सकते भीड़ उमड़ने के साथ साथ ही लोगों ने क्या किया, अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, यानी कि जिससे आंदोलन और तीव्र हो जाए, आंदोलन तीव्र गति पर आ जाए, जिसके कारण आंदोलन जब तीव्र हुआ तो आगे चलकर क्या हुआ, खत्म हुआ। क्या खत्म हुआ, यानी कि भारत का प्रभाव या अंग्रेज का प्रभाव खत्म हुआ। इस आंदोलन बल मिलकर लगभग सभी जगह मजदूर दलों ने औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरी को आर्थिक मांगों की उपनिवेशक विरोध संघ के साथ जोड़ने की कोशिश किया। और यही कारण हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन के साथ साथ यहाँ पर क्या चीज़, मजदूरी की मांग को भी उपनिवेशक के साथ है, यानी विदेशी जो कंपनियाँ था, विदेशी जो मालिक थे, उनके खिलाफ आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन के साथ इन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ भारत का विभाजन हो गया। यही कारण हुआ जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ उसी के साथ साथ भारत का क्या हुआ, विभाजन हो गया। और इसके तुरंत बाद भारत में बेरोजगारी बढ़ गई। जैसे ही स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ भारत का विभाजन हुआ। सर भारत का विभाजन कैसे हुआ, भारत का विभाजन कैसे हो गया, भारत का विभाजन हो गया दो गुटों में, पाकिस्तान हिंदुस्तान बन गया। और जो अभी बांग्लादेश है वो भी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से उस समय जाना जाता था। जब बांग्लादेश उस समय था 1971 में बांग्लादेश बना, उस शुरू में क्या था, पाकिस्तान ही था। तो बोल पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं हम, उसके बारे में आपको तो पता ही, उनके बारे में हम लोग क्या आपको बताने का प्रयास करें। तो भारत का विभाजन हो गया, उन्हें स्वतंत्रता हुआ और स्वतंत्रता के साथ साथ भारत का विभाजन हो गया। अभी जो पाकिस्तान है वो भी पाकिस्तान है, पहले अभी वाला जो वर्तमान का जो बांग्लादेश है वो भी उस समय पाकिस्तान के रूप में पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और अभी जो पाकिस्तान है, वर्तमान का पाकिस्तान है, उस समय पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। इस तरीके से विभाजन हो गया था स्वतंत्रता के समय। श्रमिकों की यह उम्मीद थी कि स्वतंत्र प्राप्ति के बाद उसकी आर्थिक जो भी श्रमिक थे, जो रोजगार थे, जो मजदूरी थे, उनको पता था कि जब स्वतंत्रता प्राप्त होगा तो उनके मजदूरी में क्या होगा, सुधार होगा। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हुआ। और क्या हुआ, स्वतंत्रता हुआ और आर्थिक मंदी और बढ़ गया। क्या स्थिति अच्छी हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हो सका और मजदूर संगठित 3 भागों में बंट गया। और जो मजदूर एक संगठित थे वो कितने भागों में बंट गया, 3 भागों में बंट गया। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कौन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको कहते हैं INTUC। क्या कहा जाता है, INTUC, हिंद मजदूर संघ, जिसको कहते हैं ह्यूमन मजदूर संघ को कहते हैं स्टेट कहा गया। और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन UTU के नाम से इसे जाना लगा। इसको हिंद
एच से हिंद, एम से मजदूर, एस से संघ, हिंद मजदूर संघ और यूनियन ट्रेड कांग्रेस, यूनाइटेड यूनियन कांग्रेस के नाम से जाना जाने लगा। 3 भागों में बट गया। कौन कौन में बट गया? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर संघ और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 3 भागों में क्या हो गया? बट गया। कब? कांग्रेस भारत का विभाजन हुआ उसके बाद, क्योंकि इसकी मांगों को, मजदूरों की मांगों को पूरा नहीं किया गया था। अभी मजदूरों की मांग क्या हो गया? बट गया 3 भागों में। कारण मजदूरों की आजीविका एवं उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सन 1948 में 38 में न्यूनतम मजदूरी कानून, मिनिमम वेज एक्ट पारित किया गया। कौन एक्ट पारित किया गया? न्यूनतम मजदूरी एक्ट पारित किया, जिसके द्वारा कुछ उद्योग में मजदूरी की दरें निश्चित की गई। कौन दरें? मजदूरी की दरें कौचित की गई? निश्चित की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में, कौन पंचवर्षीय योजना? प्रथम पंचवर्षीय योजना में इससे महत्वपूर्ण स्थान दिए गए। कौन स्थान? महत्वपूर्ण स्थान दिए गए। तथा दूसरी योजना में तो यहाँ तक कहा गया कि न्यूनतम मजदूरी उनकी ऐसी होनी चाहिए जिससे मजदूर केवल अपना ही गुजारा ना करके बल्कि उसके कुछ और अधिक हो, ताकि वह अपने कुशल को भी बनाए रखे, कुशलता को बनाए रख सके। तीसरी योजना में मजदूर बोर्ड स्थापित किया गया और बोनस देने के लिए बोनस आयोग की भी नियुक्ति किया गया। अब हुआ कोची, जब अब कहेगा सर हमको तो ये समझ ही में नहीं आ रहा है, समझाने का प्रयास कीजिए कि कोची है प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है। पहले की सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाया जाता था 5 साल के लिए चलाया जाता था, यानी कि 5 साल में जो बनाया गया योजना वो 5 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसलिए उसका नाम पड़ा पंचवर्षीय योजना नाम पड़ा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया किस पर? मजदूर लोगों पर, क्योंकि मजदूर लोगों ने क्या किया था जी? इसको आगे बढ़ाने का काम किया था। किसको आगे बढ़ाने का काम किया था? संघ को आगे बढ़ाने का काम किया था। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन को तेजी से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लेके गया, जिसके कारण क्या हुआ? भारत के लोग क्या हो गए? यहाँ से निकाले, जो उपनिवेशवाद थे जो क्या हो गए? चले गए। जिसके कारण इसके 2 गुटों में मजदूर, इनकी मांगों पूरी नहीं हुई तो गुस्सा कर 3 गुटों में बट गया। जिन 3 गुटों में बट गया जी INTUC, HMS और UTUC, ये 3 गुटों में बट गया। इसके कारण क्या? भारत सरकार को ध्यान देना पड़ा कि मजदूर के लिए भी कुछ करना चाहिए, इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया? मजदूरों के लिए पर विशेष ध्यान दिया गया। और दूसरे पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया? मजदूरों को कहा गया कि इतना पूंजी, इतना पैसा देना चाहिए जिसकी वो अपने आर्थिक जीवन को भी अच्छा कर सके और उसे अपने और कुछ उसे बच सके, और कुछ बच सके। यानी कि मजदूरी आर्थिक, यानी कि बहुत ज़रूरत के हिसाब से भी इतना मजदूरी उसको दिया जाए कि ज़रूरत के साथ साथ कुछ और वह कर पाए। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में मजदूरों को बोनस देने का काम करवाए। कौन से मजदूरों की बात किया जा रहा है? तो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं कारीगरों या मजदूरों के बारे में बात किया जा रहा था। मजदूर की स्थिति में सुधार हेतु सन 1962 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग स्थापित किया। इसके द्वारा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा इसकी मजदूरी को सुधार में प्रयास किया गया। फिर क्या हुआ? उसके बाद 1862 की बात है, केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय श्रम योजना आयोग स्थापित किया गया, जिसके द्वारा मजदूरों को, अगर जो रोजगार जिसको नहीं है उसको रोजगार देने का काम करेगा और रोजगार के साथ साथ उनके शोषण के को रोकने का भी काम करेगा। पूंजीपतियों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था उस सारे को रोकने का काम किया जाएगा। इस तरह के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने उद्योग में लगे मजदूर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई कदम उठाए। चूँकि औद्योगिकरण के दौर में पूंजीपतियों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा था, और औद्योगिकरण के दौर में पूंजीपतियों द्वारा इसको क्या किया गया था? शोषण किया जा रहा था। इसलिए सरकार के द्वारा बहुत सारे उद्योग में ऐसे मजदूरों को आर्थिक स्थिति को सुधार के लिए क्या किया? बड़े बड़े कदम उठाए गए। कुटीर उद्योग के महत्व एवं उसके उपयोग क्या हो रहा? कुटीर उद्योग देखते हैं। कुटीर उद्योग किसको कहते हैं? जो छोटे मोटे उद्योग को ही कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे घर में भी आप कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं है और न ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है और न ज़्यादा जगह की आवश्यकता पड़ता है। यद्यपि औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने भारत के कुटीर उद्योग को काफ़ी क्षति पहुंचाई, मजदूरों की आजीविका को प्रभावित किया, परंतु इस विषय एवं विपरीत परिस्थितियों में भी गांवों एवं कस्बों में यह उद्योग पुष्पित एवं पल्लवित होता रहा था, जनसाधारण को लाभ पहुंचाता रहा। राष्ट्रीय आंदोलन, विशेषकर स्वदेशी आंदोलन को समय इस उद्योग की अग्रणी भूमिका रही।
खैर अगर देखा जाए औद्योगिकरण को देखा जाए तो कुटीर उद्योग जो थे काफ़ी क्षति के पहुंचाया। कुटीर उद्योग को जब औद्योगिकरण आया तो कुटीर उद्योग एकदम बहुत काफ़ी मात्रा में ख़त्म हो गया, जिससे मजदूरों की आजीविका को प्रभावित पड़ा और इसका दिन से दिन आजीविका दिन पर दिन इनकी स्थिति बद से बदतर होते चला गया। इसमें गाँवों के लोग भी आते थे और गाँवों के लोग भी इसमें आंदोलन में भी भाग लिए, राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसमें भी भाग लिए, इन्हीं मजदूरों ने भाग लिया था। अतः इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। अब हम इसके मजदूरों के महत्व को नहीं कह सकते कि राष्ट्रीय जो आंदोलन हुआ था उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि लघु एवं कुटीर उद्योग भारतीय सामाजिक दशा के अनुकूल है। अगर भारतीय की स्थिति देखा जाए, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की स्थिति देखा जाए, जिस तरीक़ा से यहाँ पर भारत की स्थिति को देखा जाए उसके वातावरण के अनुसार यहाँ पर के लिए कुटीर उद्योग लघु उद्योग ही बहुत ही अच्छा है। ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं और आज भी क्या होता है, कुटीर उद्योग राष्ट्रीय भूमिका को बहुत ही अच्छा निर्वाह करती है। कुटीर उद्योग उपभोक्ता वस्तुओं अत्यधिक संख्या को रोजगार तथा राष्ट्रीय आय का अधिनियम समान वितरण सुनिश्चित करता है। तीव्र औद्योगिकरण के लिए प्रक्रिया में लघु उद्योग ने लघु उद्योग के सिद्धांत में सिद्ध किया कि वे बहुत तरीके के फायदेमंद होते हैं। सामाजिक, आर्थिक व तथ्य संबंधित मुद्दों का समाधान उन्हें उद्योगों में होता है। इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका फ़ायदा भी बहुत सारा हुआ। इनके लागू सामाजिक उद्योग में देखा जाए, सामाजिक में देखा जाए, आर्थिक में देखा जाए, गांव में देखा जाए। कुटीर उद्योग गांव के नज़दीक ही, शहर के नज़दीक गांव में ही बसा ज़्यादा करते थे। इसके ठीक से कार्यकरण पर तीव्र आर्थिक विकास निर्भर करता है। यह सामाजिक आर्थिक प्रगति व संतुलित क्षेत्रवार विकास के लिए एक शक्तिशाली औजार है। अगर देखा जाए इसमें तो आर्थिक प्रगति को संतुलन बनाने के लिए, क्षेत्रवाद को विकास के लिए तथा शक्तिशाली और औजार को उसकी सबसे बड़ी विशेषताओं को बताता है कि उद्योग की प्रगति बड़े पैमाने से रोजगार एवं अवसर को बढ़ाती है। जितना उद्योग बढ़ेगा तो नॉर्मल सी बात है, उद्योग बढ़ेगा तो कंपनी खुलेगा तो उसमें काम करने वाले लोग होंगे, काम करने वाले लोग होंगे तो क्या होगा, व्यापार क्या, रोजगार क्या होगा, रोजगार का बढ़ेगा। कौशल में वृद्धि, उद्यमिता में वृद्धि तथा उपयुक्त तकनीक को बेहतर प्रयोग सुनिश्चित करता है। इसको प्रारंभ करने में बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है। अगर इस तरीक़ा से देखा जाए तो कह सकता है प्रारंभ में करने में बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है। ये उत्पादकीय क्षमता में फैलाव पर ध्यान देता है। कौन क्षमता? उत्पादकीय क्षमता में। ये क्या होता है, उत्पादक की क्षमता को कुटीर उद्योग भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। कौन उसकी क्षमता को, उत्पादक की क्षमता को कुटीर उद्योग बढ़ा देता है, फैला देता है। जबकि औद्योगिकरण में उत्पादन शक्ति केवल कुछ हाथों में ही रहती है। कुटीर उद्योग जनसंख्या के बड़े शहरों में प्रवाह को रोकते हैं। कुटीर उद्योग क्या होता है, जनसंख्या को बड़े प्रवाह को क्या कहते हैं, रोकते हैं शहर में। नहीं तो अगर कुटीर उद्योग गाँव कस्बे में नहीं होंगे तो लोग क्या काम करने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए कहाँ चले जा रहे हैं, शहर में चले जाएंगे, जिससे शहर की जनसंख्या क्या होती चली जाएगी, बढ़ती जाएगी। आधुनिक औद्योगिक प्रणाली में विकास। कौन प्रणाली? आधुनिक प्रणाली में विकास। प्रणाली में विकास के पूर्व भारतीय निर्माण वस्तुओं को विश्व व्यापारी बाजार था। अगर औद्योगिक हिसाब से देखा जाए तो भारत का विश्व के एक बहुत बड़ा व्यापार बाजार था। भारतीय मलमल और छीट के तथा सूती वस्त्र की मांग पूरे विश्व में होती थी। अगर देखा जाए भारतीय मलमल और छीट तथा सूती वस्त्र की मांग पूरे क्या में थी, भारत में थी। भारतीय उद्योग ने न केवल अस्थायी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए माल उपलब्ध कराते थे, बल्कि वे निर्मित वस्तुओं को निर्मित भी करते थे। ये न कि इसी वस्तुओं को निर्मित करते थे, और बहुत सारी वस्तुओं के क्या करते थे, निर्मित करते थे। भारत में निर्यात के मुख्य वस्तुओं में रुई तथा सिल्क, छीट, रंगारंग के बर्तन तथा ऊनी के कपड़े थे। भारत से जितने भी वस्तु निर्यात होते थे उनमें से रुई, सिल्क, छीट, रंगारंग और बर्तन तथा ऊन के कपड़े भी सम्मिलित थे। ये पूर्ण रूप से मूल रूप से ये क्या होते थे, निर्मित किए जाते थे। ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग, कौन वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग भारत में हाथों से बनी हुई वस्तुओं को, किससे बनी हुई वस्तुओं को, भारत में हाथों से बनी वस्तुओं को ज़्यादा तरजीह देता थे। हाथों में बने महंगी धागों के कपड़े
तरसर, सिल्क, बनारसी तथा बालूचेरी साड़ियाँ तथा बुने हुए डाबर वाली साड़ियाँ एवं मद्रास की प्रसिद्ध लुंगियों की मांग ब्रिटेन के उच्च वर्गों में अधिक थी। उच्च वर्गों मतलब कुछ ब्रिटेन के बड़े लोगों, अमीरों लोगों में इस सारी चीज़ की मांग थी। कौन कौन सी चीज़ों की मांग थी? बनारसी साड़ियाँ की मांग थी, बालूचेरी साड़ियाँ की मांग थी, बुल के, बॉर्डर के और बहुत सारे चीज़ों लुंगियों की भी मांग थी। ब्रिटेन के बड़े बड़े लोगों के पास, उद्योगपतियों के लिए मांग थी, यानी कि तो इसलिए मांग ज़्यादा था, इसलिए उत्पादन भी ज़्यादा होता होगा, तो उत्पादन ज़्यादा होता है, यहाँ से लोग भी लेके जाते होंगे ज़्यादा। मशीनों द्वारा इनकी नकल नहीं की जा सकती थी और विशेष बात तो यह थी कि इन पर अकाल और बेरोजगार को भी असर नहीं होता था, क्योंकि यह महंगी होती थी और सिर्फ उच्च वर्ग के द्वारा विदेशों में उपयोगी में लाई जाती थी। और यह क्या थी? होती थी, महंगी होती थी, और महंगी होने के कारण ये क्या थी? विदेशों के उपयोग में यह वस्तुओं को क्या किया जाता था? लाया जाता था। अंग्रेज के साथ राजनीतिक संबंध कायम होने और औद्योगिक के कारण भारत के कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ। अब अंग्रेजों के राजनीतिक संबंध के कारण ही, अंग्रेज के राजनीतिक संबंध भारत के साथ इस तरीके से उतने बढ़िया नहीं थे, जिसके कारण क्या, यहाँ के कुटीर उद्योगों को, शिल्प को हाथ का यानी कि पतन यानी कि खत्म होने का भी एक कारण था। चूँकि ब्रिटिश सरकार की नीति भारत में विदेशी निर्मित वस्तुओं का आयात एवं भारत के कच्चे माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना था, इसलिए ग्रामीण उद्योग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यही कारण हुआ कि ग्रामीण उद्योग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर भी राष्ट्रीय आंदोलन, विशेषकर स्वदेशी आंदोलन के समय खादी वस्त्र की मांग ने कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया। कौन उद्योग को बढ़ावा दिया? जब खादी के लोगों के आंदोलन, जब राष्ट्रीय आंदोलन होने लगा, जिसके कारण स्वदेशी आंदोलन आया। स्वदेशी आंदोलन में आया कि अपना देश का सामान यूज करेगा, इसलिए नाम पड़ा इसका स्वदेशी आंदोलन, जिसके कारण क्या हो गया, समय खरीद वस्त्रों को मांग को कुटीर उद्योग में बढ़ावा दिया। दो विश्व युद्धों के बीच कुटीर उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई। यही कारण हुआ दो दोस्तों के बीच में वृद्धि, कुटीर उद्योग में क्या, इसकी मांग क्या होगी? धीरे धीरे बढ़ती चलेगी। कारखानों के साथ कुटीर उद्योग की क्षेत्रीय जगह में उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। यही कारण हुआ कि क्षेत्र में एक अपना पर्सनल क्षेत्र में इसकी भूमिका क्या होते चला गया, उजागर होते चला गया। देखा जाए सन 1947 ईस्वी में, सन 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुटीर उद्योग की उपयोगिता और उसकी विकास हेतु भारत सरकार ने नीतियों में परिवर्तन लाया। 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें भारत ने एक नीति लाया, जिस नीतियों के द्वारा क्या जो हुआ, कुटीर उद्योग की उपयोगिता बढ़ सके। 16 अप्रैल 1948 में औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया। कब लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? तो 16 अप्रैल 1948 में इसका प्रोत्साहन दिया गया। 1952 से 53 ईस्वी में 5 बोर्ड बनाए गए। क्या बोर्ड बनाए गए? 5 बोर्ड बनाए गए, जो हथकरघा, सिल्क, खादी, नारियल की जटा तथा ग्रामीण उद्योग हेतु थे। इस सभी उद्योगों को बाड़ बनाया गया, जिसके जो कुटीर उद्योग में बहुत बड़ा मुख्य भूमिका निभा रहे थे। सन 1956 से 1977 के ईस्वी में औद्योगिक नीति के इनके प्रोत्साहन की बात की गई, और यही हुआ कि 1956 से 77 के ईस्वी प्रोत्साहन, इसको बढ़ावा देने के लिए इसकी बात की गई। आगे चलकर 23 जुलाई 1980 को औद्योगिक नीति घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें कृषि आधारित उद्योग की बात कही गई एवं लघु उद्योगों की सीमा भी बढ़ाई गई। यही कारण हुआ कि लघु उद्योग और कुटीर उद्योग की सीमा को क्या किया गया? धीरे धीरे बढ़ाया गया। कब बढ़ाया गया? कौन सा घोषणा पत्र आया? जुलाई 1980 के घोषणा पत्र में ऐसा करवाया गया। इस तरह हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने जहां एक तरफ कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया, वहीं दूसरी तरफ औद्योगिकरण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ गई। कौन बढ़ गई? आगे बढ़ गई। अब रसायन एवं बिजली जैसे औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार होने लगा। किसका विस्तार होने लगा? रसायन एवं औद्योगिकरण के क्षेत्रों के विस्तार होने लगा, तथा विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक एवं स्वचालित मशीनों का प्रयोग किया गया। कौन मशीनों का प्रयोग किया गया? विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक, स्वचालित मशीनों का प्रयोग किया गया। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन की औद्योगिक नीति, किससे की औद्योगिक नीति? ब्रिटेन की औद्योगिक नीति ने जिस तरह औपनिवेशिक घोषणा की शुरुआत की, कौन घोषणा? औपनिवेशिक घोषणा की शुरुआत की, भारत में राष्ट्रवाद की नींव उसकी प्रतिफलता था। कौन फलता? उसकी प्रतिफलता, राष्ट्रवाद का प्रतिफलता था। यही कारण था कि जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तो राष्ट्रवादी के साथ अहमदाबाद एवं खेड़ा मिल, कौन मिल? खेड़ा मिल
के मजदूरों ने उसका साथ दिया। यही कारण क्या असहयोग जब आंदोलन आया तो राजस्थान का जो खेड़ा मिल था, अहमदाबाद के जो खेड़ा मिल के मजदूर थे, उन लोगों ने इस आंदोलन में क्या दिया, समर्थन दिया। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी वस्तुओं का अपनाने पर बल डालते हुए कुटीर उद्योग को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। यही कारण स्वदेशी विदेशी की वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी अपनाना महात्मा गांधी का एक मुख्य उद्देश्य था कि कुटीर उद्योग, लघु उद्योग में क्या चीज़ बढ़ावा हो, जिसके कारण क्या होता है, उपनिवेशवाद के खिलाफ एक जंग छेड़ दिया जाए, जिससे उपनिवेशवाद का कारोबार खत्म हो जाए और भारत के कुटीर लघु उद्योग और कुटीर उद्योग का बढ़ावा मिल पाए। प्रयास करने वाले मजदूरों को खिलाफ प्रयोग किया गया। भारत में मिलों में काम करने वाले मजदूरों को भारत छोड़ो आंदोलन के उसने साथ दिया। अतः औद्योगिकरण ने उसका शुरुआत तथा आर्थिक प्रतिक्रिया के तहत हुई थी। भारत में राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रस्तावित किया गया। सन 1950 में बाद भारत विश्व में अग्रणी औद्योगिक शक्ति समझा जाने वाला ब्रिटेन अपने प्रथम स्थान को वंचित हो गया और प्रेमी अमेरिका एवं जर्मन जैसे देश औद्योगिक विकास की दृष्टि से ब्रिटेन में काफ़ी आगे निकल गया। यही कारण हुआ कि सामाजिक एवं भारत में राजनीतिक एवं सामाजिक में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण 1950 में संपूर्ण विश्व में क्या हो गया, औद्योगिकरण के शक्ति में समझा जाने लगा, जिसके कारण आप सब समझ गए कि मेन ताकत क्या उद्योग है। जब किसी देश का उद्योग बड़ा होता, अच्छा होता, बड़ा होता है, तब वह देश आगे बढ़कर कुछ न कुछ क्या होता कर ही लेता है, जिससे काफ़ी इसकी दृष्टि से औद्योगिक विकास की दृष्टि से ब्रिटेन का काफ़ी आगे निकल गया। यही कारण हुआ कि धीरे धीरे क्या होता चला गया, आगे निकलते चला गया। ये हो गया आपका द एंड। ये चैप्टर आपका था 5सा हिस्ट्री के 5वां चैप्टर था द एंड। दोस्तों मैं अंत में आपको यह कहूँगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहे पब्लिक टीचिंग सेंटर के साथ। अंत में मैं यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो हम लोग आगे मिलते हैं अगले क्लास में। तो बने रहे पब्लिक टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें।